हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आइसोमेरिज्म में अभी तक मैंने आपको डेफिनेशन पे बात कर लिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट structural formula. Due to different structure, compounds having different physical and chemical properties, it is known as isomers and this phenomenon is known as isomerism. तो अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया था किसके बारे में, डेफिनेशन के बारे में। उसके बाद बात किया चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन चेन, कार्बन एटम का अरेंजमेंट जब चेंज होगा देन इट गिव राइज चेन आइसोमेरिज्म, तब जनरेट होगी चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ब्यूटेन से दो चेन आइसोमर बनेंगे। ब्यूटेन इज द लीस्ट हाइड्रोकार्बन विच शो द चेन आइसोमेरिज्म। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है ब्यूटेन जो चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। इसके बाद एल्कीन्स भी, 4 कार्बन का एल्कीन ब्यूटीन भी चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। ब्यूटेन और ब्यूटीन से छोटे जो कार्बन हैं वो चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। उसके बाद अल्काइंस में मिनिमम 5 कार्बन एटम का रिक्वायरमेंट होगा चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। ठीक है, ब्यूटेन से 2 चेन आइसोमर, पेंटेन से 3 चेन आइसोमर और हेक्सेन से 5 चेन आइसोमर्स बनते हैं। ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद बात की हम लोगों ने अगले आइसोमेरिज्म पर, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन के डिफर करने के कारण जो आइसोमेरिज्म जनरेट होता है उसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन के बाद तीसरा हम लोग बात करने वाले हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में, अबाउट रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो देखो, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और इसमें ये ध्यान रखना है, इट इज बेसिकली रिंग चेन आइसोमेरिज्म इज बेसिकली फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप है। इट इज बेसिकली फंक्शनल आइसोमेरिज्म, बेसिकली फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मतलब अगर रिंग चेन ऑप्शन में नहीं दिया है तब आपको आंसर फंक्शनल पर जाना है। ओके, तो इट इज बेसिकली फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और क्या कंडीशन होगी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव an open chain and closed chain structure, open chain and closed chain structure। लेकिन इसका एक ओपन चैन और एक क्लोज चैन स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ओपन चैन एंड क्लोज चैन स्ट्रक्चर। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एक ओपन चैन स्ट्रक्चर बनना चाहिए और एक क्लोज चैन स्ट्रक्चर भी बनना चाहिए। तो सीधे सीधे बात कर लेते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का ओपन चेन स्ट्रक्चर और उसी का क्लोज चेन स्ट्रक्चर। जैसे एक जनरल फॉर्मूला लिया मैंने, CnH2n, तो ये किसके लिए वैलिड है, अल्कीन्स के लिए वैलिड है, एल्कीन्स के लिए। एंड ऑल्सो वैलिड फॉर साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन का भी फॉर्मूला है ये। तो दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज वैलिड फॉर अल्कीन्स एंड साइक्लोअल्केन्स। तो एल्कीन्स और साइक्लोअल्केन्स दोनों के लिए वैलिड है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एल्कीन्स कैसा है, ओपन चेन है, अल्कीन्स आर ओपन चेन और साइक्लोअल्केन्स आर क्लोज्ड चेन। साइक्लोअल्केन्स कैसे हैं, क्लोज चेन या रिंग स्ट्रक्चर हैं। तो ये दोनों मिलकर बोथ आर
तो दोनों मिलकर रिंग चेन आइसोमेरिज्म बनाते हैं। बोथ आर रिंग चेन आइसोमर्स, बोथ आर रिंग चेन आइसोमर्स, और ये दोनों मिलकर के रिंग चेन आइसोमर्स शो करते हैं। बोथ आर रिंग चेन आइसोमर्स। एल्कीन्स के साथ साथ अल्काइंस में भी आएगा ये आइसोमेरिज्म, एल्काइंस एंड साइक्लोइंस। तो एक बात और ध्यान रखेंगे, अल्काइंस एंड साइक्लोइंस are also ring chain isomer, ring chain isomer, okay, are ring chain isomers, okay। तो alkynes and cycloines are also ring chain isomers। and then अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो ये ध्यान रखना है, जनरल फॉर्मूला CnH2n is valid for अल्कीन्स एंड साइक्लोअल्केन्स, अल्कीन्स और साइक्लोअल्केन्स दोनों के लिए वैलिड है जनरल फॉर्मूला CnH2n, और दोनों मिलकर के क्या करते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जो कि बेसिकली टाइप है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। इसको हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे एक कंपाउंड लिया मैंने C3H6, ठीक है, तो C3H6 का ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है प्रोपीन। नाम की अब दिक्कत नहीं है, आपको सबका नाम पता है, प्रोपीन। और दूसरा स्ट्रक्चर जो इसे बनेगा वो है साइक्लोप्रोपेन। तो एल्कीन और साइक्लोएल्केन, ये बन गया साइक्लोप्रोपेन। तो प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन आर द ring chain isomer, one of them have open chain structure and another one is closed chain structure। एक open chain और एक closed chain structure है C4H8। तो C4H8 से ब्यूटीन बन सकता है, 2-ब्यूटीन भी बन सकता है, दोनों मिलकर के एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो दिस इज ब्यूटीन एंड दिस इज साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। तो ब्यूटीन एंड साइक्लोब्यूटेन आर द रिंग चेन आइसोमर C5H10। C5H10 से जो स्ट्रक्चर निकलेगा पेंटीन हो सकता है, पेंटूइन भी हो सकता है, और इसके बाद साइक्लो स्ट्रक्चर इसका आ जाएगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। तो पेंटीन और साइक्लोपेंटेन मिलकर के रिंग चेन आइसोमर हैं। पेंटीन एंड साइक्लोपेंटेन आर द रिंग चेन आइसोमर्स। ये दोनों रिंग चेन आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। पेंटीन एंड साइक्लोपेंटेन आर द रिंग चेन आइसोमर्स, ओके। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बस केवल ये ध्यान रखना है, एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनना चाहिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए C6H12। तो C6H12 से बन जाएगा हेक्सीन, ओके, 1 2 3 4 5 और ये 6 हेक्सीन। और दूसरा इसका जो फॉर्मेट बनेगा क्लोज चेन का वो है साइक्लोहेक्सेन। तो हेक्सीन एंड साइक्लोहेक्सेन आर द रिंग चेन आइसोमर, ओके। ये दोनों मिलकर के रिंग चेन आइसोमर हैं। अब देखो, जैसे अगला फॉर्मूला लिया मैंने C4H6। अब इससे क्या बनेगा C4H6, तो CnH2n-2 को फॉलो कर रहा है ये। दिस फॉर्मूला फॉलो द CnH2n-2, मतलब अल्काइंस हो गया, ये अल्काइंस का फॉर्मूला है। कार्बन के डबल से 2 हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन का नंबर डबल से 2 ज्यादा तो अल्केन, डबल रहेगा तो अल्कीन्स और साइक्लो अल्केन्स। अगर डबल से 2 कम है तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, अल्काइंस एंड साइक्लोइंस की पॉसिबिलिटी होगी। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अल्काइंस एंड साइक्लोइंस, ठीक है। CH2 CH3, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटाइन और ब्यूट 1 आइन। और दूसरी जो पॉसिबिलिटी होगी इसमें, साइक्लो स्ट्रक्चर इसका कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूट 1 इन भी कह सकते हैं, साइक्लो
ब्यूटीन। तो ब्यूटेन, ब्यूटाइन एंड साइक्लोब्यूटीन, ब्यूटाइन एंड साइक्लोब्यूटीन आर द रिंग चेन आइसोमर। तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हैं। ओके, क्लियर। तो दो बातें ध्यान रखना है, फॉर्मूला सेम होना चाहिए, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर और एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड क्लोज चेन स्ट्रक्चर शो द रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और ये एक टाइप का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। ये बात हमको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अगला जो आइसोमेरिज्म हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म, हिंदी में क्रियात्मक समावयवता। और फंक्शनल आइसोमेरिज्म आता है ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह के भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है क्रियात्मक समावयवता, ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा तब आएगी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है ना, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, different structural formula due to different functional group. It gave rise functional isomers, and the compounds of different physical and chemical properties are known as functional isomer। और different physical और chemical properties के जो compound बनेंगे उनको हम कहेंगे functional isomer। ओके, अब बात करते हैं पहले example के बारे में। तो देखो, एग्जाम्पल्स को भी हम फॉर्मुलेट करके ले सकते हैं। तीन ऐसे फॉर्मूले हैं जहां पर हम फॉर्मुलेशन से एग्जांपल बनाएंगे। उसका कारण यह है कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल ऑफ द कंपाउंड, तो अगर आप इसको फॉर्मूले के हिसाब से ध्यान रखे रहोगे तो कम से कम 3 जगह आपको ये पता होगा कि इस कंपाउंड के अंदर केवल ये स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं, नंबर 1, if the formula of the given compound, if the formula of the given compound, formula of the given compound, formula of the given compound is according to formula of the given compound is according to CnH2n plus 2O। अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मूला CnH2n plus 2, मतलब पूरा का पूरा एल्केन है और उसके साथ एक्स्ट्रा में ऑक्सीजन है, CnH2n plus 2O, मतलब पूरा का पूरा एल्केन। जैसे मैंने कहा C2H6O, like C2H6O, formula of the given compound is according to CnH2n plus 2O। then possible structures are तब उसमें बनने वाले पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो होंगे, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर अल्कोहल्स एंड ईथर्स। तब उसमें बनने वाले जो पॉसिबल कंपाउंड के स्ट्रक्चर होंगे वो किसके किसके हो सकते हैं, अल्कोहल और ईथर्स के हो सकते हैं। अब देखो, सिंगल ऑक्सीजन में एल्डिहाइड और कीटोन भी आता है, सिंगल ऑक्सीजन में एल्डिहाइड और कीटोन भी आएगा, तो कम से कम आपको ये पता होगा कि फॉर्मूला ऐसा सेट है, अल्केन्स के साथ ऑक्सीजन है एक एक्स्ट्रा, तो उसमें एल्डिहाइड कीटोन का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखने पर यह फायदा होगा आपको। तो इफ द फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड इज अकॉर्डिंग टू CnH2n plus 2O, then possible structures are alcohols and ethers। तो उसमें जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो किसके होंगे, अल्कोहल या ईथर के होंगे। पॉसिबल स्ट्रक्चर किसके बनेंगे इसमें, अल्कोहल और ईथर के बनेंगे। देखिए एक फॉर्मूला लिया मैंने, C2H6O, C2H6O। तो नाउ the possible structures are C2H5OH and CH3OCH3।
ओके, इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर, मिथॉक्सी मीथेन दोनों मिलकर के कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के समय बताया था अल्कोहल लिक्विड स्टेट में मिलता है, जबकि ईथर जो है डाइमिथाइल ईथर गैस के फॉर्म में मिलेगा। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज 78.4 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइमिथाइल ईथर इज -25 डिग्री सेंटीग्रेड। डाइमिथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? -25। तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। स्ट्रक्चर बदल गया, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, लेकिन स्ट्रक्चर बदलने के कारण फंक्शनल ग्रुप बदला, और फंक्शनल ग्रुप बदलने के कारण दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई है। ठीक है, तो इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर और मिथॉक्सीमीथेन जो है फंक्शनल आइसोमर का एग्जांपल है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, और बहुत बार उस पर क्वेश्चन आ चुका है। तो कंपाउंड C4H10O, C4H10O, तो यहां तक हो गया। देखो ब्यूटेन, उसके साथ एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, तो C4H10O। इसमें अल्कोहल और ईथर तो बन ही जाएंगे, फंक्शनल आइसोमरिज्म तो शो करेगा ही है, और इसके टोटल स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछते हैं। तो कुछ कंपाउंड्स के हम लोग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे लास्ट में, हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल ऑफ द कंपाउंड्स, तो उस पर भी थोड़ा काम करेंगे। और कुछ मैं आपको सीधे लिखवा दूंगा, तो आप उसके स्ट्रक्चर्स बना लीजिएगा, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी उससे, है ना। तो देखो C4H10O, पहले डिजिट पे बात करते हैं। टोटल 7 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, टोटल 7 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। इस कंपाउंड के कुल 7 स्ट्रक्चर बनते हैं, 7 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। और उस 7 में से 4 अल्कोहल्स, 4 तो बनेंगे अल्कोहल के स्ट्रक्चर, और 3 स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें ईथर्स के, 4 ऑफ द अल्कोहल एंड 3 ऑफ द ईथर्स। तो अब देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तो काम ओवर हो गया है ना। कुल C4H10O के 7 स्ट्रक्चर बनेंगे, 4 अल्कोहलिक और 3 ईथर्स, है ना। तो केवल डिजिट पूछ सकते हैं, डिजिट याद रख लेंगे। टोटल 7 स्ट्रक्चर्स आर देयर, 4 ऑफ द अल्कोहल एंड 3 ऑफ द ईथर। ठीक है, पिछले बार जब पूछा है 3-4 साल पहले की बात है, तो उस टाइम ये पूछा था कि हाउ मेनी अल्कोहलिक फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड इज पॉसिबल। तो 4 अल्कोहलिक फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड इज पॉसिबल। इस कंपाउंड के 4 अल्कोहलिक फॉर्म बनेंगे। अब मैं पहले अल्कोहलिक फॉर्म की बात कर लेता हूं, फिर ईथर्स वाले फॉर्म की बात करते हैं। तो हाउ मेनी अल्कोहल्स आर पॉसिबल? तो देखो CH3, CH2, CH2, CH2OH, दिस इज ब्यूटानॉल। तो पहला स्ट्रक्चर बनाया मैंने इसका ब्यूटानॉल। ओके, दूसरा स्ट्रक्चर CH3, CH2, CHOH, CH3, दिस इज 2-ब्यूटानॉल। क्या ध्यान रखना है? डिफरेंट IUPAC नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का IUPAC नाम सेम नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया 2-ब्यूटानॉल। अब देखो अगला स्ट्रक्चर 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, दिस इज 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, ये अनदर स्ट्रक्चर हो गया 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और अगला स्ट्रक्चर ये अगला स्ट्रक्चर, और ये ऐसा रहेगा, हम 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल, 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। ठीक है, बन गया। अब ये सब कंपाउंड मैंने आपको IUPAC के टाइम पे बताया था, है ना। तो अगर आपने IUPAC को बहुत अच्छे से पढ़ा, अच्छे से किया है, तो आप आराम से इन सब स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं अपने आप। ठीक है, तो ब्यूटानॉल, 2-ब्यूटानॉल, 2-मिथाइल प्रोपेनॉल एंड 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल इज द पॉसिबल अल्कोहलिक स्ट्रक्चर। इसमें 4 अल्कोहल के स्ट्रक्चर बन गए हैं।
C4H10O से आप उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को काउंट करके भी चेक कर सकते हो कि बराबर थे या नहीं थे, है ना। तो 4 अल्कोहलिक स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं इस कंपाउंड के अंदर। अब बात करते हैं हम ईथर्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ ईथर। नंबर 1 ईथर का पहला स्ट्रक्चर C2H5O C2H5। दिस इज इथॉक्सी ईथेन। इथॉक्सी ईथेन, ये बना पहला स्ट्रक्चर इथॉक्सी ईथेन। ओके, दूसरा स्ट्रक्चर CH3O CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो किसके साथ जाएगा ऑक्सीजन? छोटे वाले के साथ। 1 2 3 मिथॉक्सी प्रोपेन या 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, बात तो एक ही होगी। 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, और मिथॉक्सी प्रोपेन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी मैंने इसको थोड़ा और चेंज किया। नाउ इट इज दिस। ओके, 1 2 3 ये मिथॉक्सी ग्रुप है। कहां पर जुड़ा हुआ है? सेकेंड कार्बन पर जुड़ा है। मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, और 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो मिथॉक्सी प्रोपेन और 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ओके, तो दीज आर द 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ ईथर। ये ईथर के 3 स्ट्रक्चर हैं। तो C4H10O, C4H10O वाले कंपाउंड से कुल 3 स्ट्रक्चर ईथर के पॉसिबल हैं, 4 स्ट्रक्चर अल्कोहल के पॉसिबल हैं, और टोटल 7 स्ट्रक्चर्स आर देयर। कुल 7 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं इसके। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपसे कहा कि कुछ स्ट्रक्चर पर हम लोग, और मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर बना कर दूंगा और कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, है ना। आपको प्रैक्टिस भी करना है इसकी कि किस कंपाउंड के कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने सेकेंड फॉर्मूले पर। तो देखिए, ये हो गया आपका कंपाउंड, अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमर हैं। तो अगर कोई स्ट्रक्चर जो कि CnH2n+2O के अकॉर्डिंग कंपोज हो रहा है, तो इसका मतलब है उसमें अल्कोहल और ईथर के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। अब बात करते हैं सेकेंड फॉर्मूले पर। इफ द फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड, अगर आपको दिए गए कंपाउंड का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड इज according to CnH2nO, CnH2n मतलब अल्कीन्स के साथ ऑक्सीजन है यहां पर। CnH2nO, फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड इज अकॉर्डिंग टू CnH2nO। देन possible structures are aldehyde and ketones. Possible structure are aldehyde and ketones. तब जो स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे उसमें वो किसके हैं? अल्डिहाइड और कीटोन्स के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। अल्डिहाइड और कीटोन्स के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं इसमें। ठीक है, तो इस कंपाउंड के अंदर जो पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं वो अल्डिहाइड और कीटोन के हैं। अब कीटोन के बारे में आपको पता है कि मिनिमम 3 कार्बन एटम से छोटा कोई कीटोन होता नहीं है ना। प्रोपेनॉन से छोटा कोई भी कीटोन नहीं है। तो ये सब चीजें भी बहुत काम करती है जब आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होते हैं तब। ठीक है, तो देखो C3H6O, C3H6O, तो पहला स्ट्रक्चर आ जाएगा C2H5CH, प्रोपेनल, प्रोपेनल, और दूसरा स्ट्रक्चर आ जाएगा इसका प्रोपेनॉन और एसीटोन। तो प्रोपेनल और एसीटोन, अल्डिहाइड ग्रुप CHO और CO इज द कीटोन, प्रोपेनॉन। ओके, तो प्रोपेनल और प्रोपेनॉन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमर हैं।
अब देखो, जैसे कभी बोलेंगे C4H8O के स्ट्रक्चर्स बनाइए, C4H8O के स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा, तो एक तो हम सिंपली ले लेंगे CH3 CH2 CH2 CHO, बना ब्यूटेनल। ब्यूटेनल अब क्या कर सकते हैं, एक चेंज यहां पे कर सकते हैं, है ना, एक H करके, तो ये हो जाएगा देखो CH3 CH CH3 CHO। कॉन्स्टिट्यूएंट चेक कर लीजिए, 3 3 6 1 2 3 4 कार्बन, ओके, 3 3 6 1 7 1 8 हाइड्रोजन, है ना। तो 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल, ओके। तो ये 2 एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर बन गए, 2 एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर बन गए, CH3 CO CH2 CH3, ब्यूटेन 2 ऑन और 2 ब्यूटानॉन, 2 ब्यूटानॉन, इसका एक कीटोनिक स्ट्रक्चर बनेगा, और कीटोन का कोई स्ट्रक्चर बन नहीं सकता, यहां भी ले जाएंगे तो 2 ब्यूटेनॉन ही रहेगा वो, ठीक है। तो 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं C4H8O से, 2 एल्डिहाइड के और एक कीटोन का, और एल्डिहाइड और कीटोन आपस में मिलकर के कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स, ओके। एक और इंपॉर्टेंट बात, तो उसको हम लोग ब्लॉक पॉइंट में ले लेते हैं। तो एक ब्लॉक पॉइंट स्ट्रक्चर C6H12O6, C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप है, हम लोग बहुत बार अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ग्लूकोज में CHO फंक्शनल ग्रुप है, और फ्रक्टोज का जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन। तो ये दोनों मिलकर के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो अगर कभी ऐसा पूछते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तो आंसर हो जाएगा फंक्शनल आइसोमर्स। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल आइसोमर्स। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर के कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तो एग्जांपल है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको अलग से ध्यान रखना है। इंडिविजुअली ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होती है, लेकिन अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को कंबाइंडली पूछा है तो आंसर जाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ओके। अब बात करते हैं अगले और अपने तीसरे फॉर्मेट पर। तीसरा जो फॉर्मुलेशन से हम फॉर्मेट निकाल सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए अगला थर्ड पॉइंट, if the formula of the compound, if the formula of the given compound, formula of the given compound is according to, formula of the given compound is according to CnH2nO2। अल्कीन्स के साथ 2 ऑक्सीजन है, CnH2nO2, CnH2nO2, then possible structures are, then possible structures are, possible structures are, possible structures are acid and esters। तो इसमें बनने वाली संभव संरचनाएं एसिड और एस्टर की होंगी, बनने वाली संभव संरचनाएं एसिड और एस्टर्स की होंगी। तो इसमें जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो किसके किसके होंगे, मे बी एसिड और एस्टर्स, ओके। तो ये तीसरा जगह पे हमने फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, है ना। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं एसिड और एस्टर के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे एक फॉर्मूला लिया मैंने आपके लिए C2H4O2, C2H4O2। तो बात क्लियर है कि एक एसिड बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा। तो बनाइए
एक एसिड और एक अल्कोहल, सॉल्व करके निकालिए इसमें से, एक एसिड और एक अल्कोहल आ गया, एसिड तो बन जाएगा CH3COH is the ethanoic acid, ethanoic acid, okay, C2H4O2 and ester is HCOOCH3 methyl methanoate or methyl formate, methyl methanoate is the ester of the compound, okay, C2H4O2। तो एक इथेनोइक एसिड और एक बन गया मिथाइल। एस्टर में क्या करते हैं, पहले बाद में जो ग्रुप रहता है वो अल्काइल ग्रुप है और नेमिंग के समय उसको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं, तो मिथाइल हो गया। इन केस ऑफ एसिड ग्रुप देयर इज वन कार्बन, एसिड ग्रुप में एक कार्बन है एंड वन कार्बन इज मीथेन और OATE सफिक्स लगाना है, तो मीथानोएट, मिथाइल मीथानोएट, तो मिथाइल मीथानोएट इज द एस्टर ऑफ द सेम कंपाउंड। तो ये तीन वो जगह है जहां पर आप फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। अब उसके बाद अगले कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। तो आपको बात क्लियर है कि डिफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे मैंने आपसे कहा मिथाइल साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड आर द फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, ओके। CH3ONO मिथाइल नाइट्राइट, नाइट्रोमीथेन आर फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर का एग्जांपल है, फंक्शनल आइसोमर है ये, ठीक है। और कोई सा भी देयर इज डिफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप शो द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से लेकिन ध्यान रखना है, तो वो मैं आपको अलग से बता देता हूं। आइंस एंड डाइईन्स, आइंस एंड डाइईन्स आर फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसको ध्यान नहीं रखोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है बट सजेस्टेड बाय द IUPAC, है ना। तो आइंस एंड डाइईन्स आर कंसीडर्ड एज फंक्शनल आइसोमर, आइंस एंड डाइईन्स आर फंक्शनल आइसोमर। जैसे एक सिंपल से स्ट्रक्चर की बात करता हूं मैं आपसे, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ओके, और ब्यूट 1,3 डाइईन। कभी क्वेश्चन आया तो ये ध्यान रखना है कि ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है, ब्यूट 1,3 डाइईन। तो ब्यूट 1,3 डाइईन एंड ब्यूटाइन आर द फंक्शनल आइसोमर, ठीक। तो कुछ बातें हमको IUPAC की भी माननी पड़ती है। अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप आपको नहीं भी दिख रहा है तो भी ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमको 4 नंबर चाहिए तो हम इसको फंक्शनल आइसोमर हमको इसको कहना है, ठीक है। तो ब्यूटाइन एंड ब्यूट 1,3 डाइईन आर द फंक्शनल आइसोमर, ब्यूटाइन और ब्यूट 1,3 डाइईन फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। तो वेयर इज द डिफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप और द फंक्शनल आइसोमर, जहां पर क्रियात्मक समूह की भिन्नता होगी उसे हम क्रियात्मक समावयवता कहेंगे, इट इज फंक्शनल आइसोमर। अब बात कर लेते हैं पहले मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म, दो बचते हैं हमारे ना। तो पहले बात कर लेते हैं मेटामेरिज्म की, छोटा है जल्दी हो जाएगा, फिर अगले लेक्चर में टॉटोमेरिज्म के साथ स्टीरियो को स्टार्ट करेंगे। तो मेटामेरिज्म, अब मेटामेरिज्म में क्या बात आपको ध्यान रखनी है, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप तो एक ही रहेगा, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप सराउंडेड बाय
same functional group surrounded by alkyl radical और alkyl group भी कह सकते हैं. Same functional group is surrounded by alkyl radical of different origin. Same functional group is surrounded by alkyl radical of different origin. एक ही क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न उत्पत्ति वाले एल्किल मूलकों से घिरा हुआ होता है. डिफरेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप. सेम फंक्शनल ग्रुप सराउंडेड बाय अल्काइल रेडिकल ऑफ डिफरेंट ओरिजिन. ठीक है, तो एक ही क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न उत्पत्ति वाले एल्किल मूलकों से घिरा होता है. ओके, ये इसका डेफिनेशन है. Alkyl radical of different origin, same functional group surrounded by alkyl radical of different origin. एग्जाम्पल देख के अपने आप क्लियर हो जाएगी सिचुएशन ना. तो चलिए अब जरा इसके एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं. जैसे एक स्ट्रक्चर लिया मैंने आपके लिए C2H5 C2H5, तो ये हुआ आपका डाई इथाइल ईथर और इथॉक्सी ईथेन, है ना. इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन. दूसरा स्ट्रक्चर लिया मैंने बी स्ट्रक्चर. बी इज CH3O CH2 CH2 CH3. मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन भी कह सकते हैं ना, अभी भी बनाया था स्ट्रक्चर मिथॉक्सी प्रोपेन. एंड द थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सेम कंपाउंड इज CH3 CH3. ओके, तो ये स्ट्रक्चर लिया मैंने 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन. ये 3 स्ट्रक्चर हैं. इथॉक्सी ईथेन, मिथॉक्सी प्रोपेन और 1 मिथॉक्सी प्रोपेन भी कह सकते हैं, और 2 मिथॉक्सी प्रोपेन. तो ये 3 स्ट्रक्चर लिए मैंने. अब देखो, अगर मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बोलता हूं, मैं आपको 3 पॉइंट देता हूं. नंबर 1, स्ट्रक्चर ए and B. Structure A and B are metamers. Structure A और structure B metamers हैं. Second point लिया मैंने, structure A and structure C are metamers. Structure A और structure C metamers हैं. और third point में लिया मैंने structure B and structure C आर मेटामर्स. ये 3 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं ना. स्ट्रक्चर बी एंड स्ट्रक्चर सी आर मेटामर्स. तो दीज आर 3 पॉइंट्स. अब मैंने ऐसा पूछा कि आप ये बताइए कि इनमें तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. 3 स्टेटमेंट लिखे हैं मैंने और तीनों में से एक स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगी बात की क्या कहना चाह रहा था मैं, है ना. अब देखिए, C2H5 और C2H5 इथॉक्सी ईथेन फंक्शनल ग्रुप तो हर बार बीच में ही है, तब तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दिख रहा है. तो विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. अब मैंने ऐसा कहा कि इनमें से एक स्टेटमेंट रॉन्ग है और इसको मुझे जस्टिफाई करना है. तो देखो यहां पे अब ए और बी, तो अल्काइल ग्रुप चेंज कर रहा है. देयर इज चेंज इन अल्काइल ग्रुप, साफ साफ दिख रहा है. मिथाइल एंड इथाइल, तो चेंज इन अल्काइल ग्रुप है. तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है. दूसरे स्टेटमेंट की बात करो, ए और सी. इन केस ऑफ ए एंड सी अगेन 1 इथाइल ग्रुप एंड 1 मिथाइल ग्रुप इज देयर. तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू, है ना. दूसरा स्टेटमेंट भी सही है. अब स्टेटमेंट 1 3 की बी सी की बात करते हैं. बी सी, इधर एक कार्बन का ओरिजिन, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन. इधर गिनो, 1 2 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन. और ये जो ग्रुप है दिस इज अगेन 3 कार्बन एंड 7 हाइड्रोजन. ओके, तो ओरिजिन ऑफ रेडिकल ऑफ बोथ साइड आर सेम. दोनों साइड के रेडिकल का ओरिजिन सेम है. दोनों साइड के रेडिकल का अल्काइल ग्रुप का ओरिजिन सेम है. इधर 1 कार्बन का और इधर 3 कार्बन का ओरिजिन है. तो स्टेटमेंट 3 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. स्टेटमेंट बी देखिए,
बी, स्ट्रक्चर बी एंड स्ट्रक्चर सी को मैंने मेटामर्स लिखा, लेकिन ये सही नहीं है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। कैसे बताया मैंने? क्योंकि दोनों के रेडिकल का जो ओरिजिन है, इस लेफ्ट साइड पे 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन और राइट साइड पे 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन है राइट साइड पर। तो रेडिकल का ओरिजिन सेम नहीं होना चाहिए। तो क्या ध्यान रखेंगे? स्ट्रक्चर बी एंड सी आर नॉट मेटामर्स। बी एंड सी आर नॉट मेटामर्स। बी और सी मेटामर्स नहीं है, नॉट मेटामर्स। ये बात आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज origin of radical of both side are same, because origin of radicals are same. Origin of radicals are same. Origin of alkyl groups are same. Origin of radicals are same. दोनों साइड के रेडिकल का ओरिजिन सेम है। दोनों साइड के जो रेडिकल हैं वो 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन से ओरिजिन हो रहे हैं राइट साइड पर, और लेफ्ट साइड पर वो 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन का ओरिजिन है। ठीक है, तो अगर रेडिकल का ओरिजिन सेम है तो वो मेटामेरिज्म नहीं होगी। ये बात क्लियर? तो ए और बी मेटामर है, ए और सी भी मेटामर है, लेकिन बी और सी आर नॉट मेटामर्स हियर। बी और सी मेटामर्स नहीं है। बी एंड सी आर नॉट मेटामर्स। बी और सी मेटामर्स नहीं है। तो फिर अगर कभी ये पूछा कि व्हाट इज अबाउट विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है देयर इन बी एंड सी, तो बी और सी में किस टाइप का आइसोमेरिज्म होगा? विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज देयर इन स्ट्रक्चर बी एंड सी? तो बी और सी में क्या आइसोमेरिज्म मिलेगा? तो ये क्या था? 1 मिथॉक्सीप्रोपेन, और ये क्या है? 2 मिथॉक्सीप्रोपेन। तो बी एंड सी, बी एंड सी मतलब स्ट्रक्चर बी एंड स्ट्रक्चर सी है ना। स्ट्रक्चर बी एंड स्ट्रक्चर सी आर पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स। स्ट्रक्चर बी एंड स्ट्रक्चर सी आर पोजीशन आइसोमर। इस बात को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बी और सी पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हैं, वो मेटामेरिज्म को शो नहीं कर रहे हैं। दीज आर नॉट मेटामर्स। These structures show the position isomers। ये स्ट्रक्चर पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं और एग्जांपल्स के बारे में। Some more examples related with the same topic। तो now it is clear, same functional group is surrounded by the alkyl radical of different origin। same functional group का origin, सेम फंक्शनल ग्रुप का जो सराउंडिंग अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट ओरिजिन वाला होना चाहिए मेटामेरिज्म के लिए। अब दूसरे कौन से कंपाउंड हैं जहां पे मेटामेरिज्म मिलेगी? तो वो कंपाउंड्स में कीटोन्स भी आ जाएगा। फिर से उसी तरीके से स्ट्रक्चर लेते हैं और इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी, एंड देन स्ट्रक्चर सी। ओके, तो ए और बी, ए और सी और बी और सी में आपको टोटल पॉसिबल टाइप की आइसोमेरिज्म जस्टिफाई करनी है, इंक्लूडिंग मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म के साथ साथ। ठीक है, तो देखो ए और बी सराउंडिंग रेडिकल्स आर डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप को सराउंड करने वाले रेडिकल अलग अलग हैं ए और बी में। तो पहली बात तो मैं लिख सकता हूं आर मेटामर्स, ये मेटामर्स हैं, आर मेटामर्स। ओके, अब दूसरा आइसोमेरिज्म देखो कौन सा आ रहा है इसमें ए और बी में। तो ये 2 पेंटानॉन है और ये 3 पेंटानॉन है। इट इज 2 पेंटानॉन, इट इज 3 पेंटानॉन। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है इसमें। तो 2 आइसोमेरिज्म इसमें जस्टिफाई हो रही है, मेटामेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म इज देयर इन स्ट्रक्चर ए एंड बी। अब बात करते हैं ए और सी के बारे में, अबाउट ए एंड सी। तो ए एंड सी, ए और सी
मेटामेरिज्म नहीं है। सेम रेडिकल, देखो रेडिकल कैसे हैं, ए और सी की बात कर रहे हैं, रेडिकल्स कैसे हैं, सेम है। रेडिकल्स का ओरिजिन कैसा है, दोनों साइड फंक्शनल ग्रुप के सेम है। तो AC आर नॉट मेटामर्स, मेटामर्स नहीं है, नॉट मेटामर्स। अब देखो पोजीशन है क्या, सेकेंड कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी सेकेंड कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम है, क्योंकि आपको काउंटिंग भी उधर से ही करनी पड़ेगी जिधर से फंक्शनल ग्रुप है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहां से आ जाओ 1 2 3 और यहां से 1 2 3 4 कर लो, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि काउंटिंग आपको वहीं से करनी पड़ेगी जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले है। ठीक, तो यहां से भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन और यहां से भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम है। तो दूसरी बात क्या हो गई, नॉट पोजीशन, इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म भी नहीं है। ठीक है, तो इट इज नॉट स्टॉटोमर्स एंड नॉट पोजीशन आइसोमर्स। अब फिर कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो जरा देखें ए और सी में। दिस इज स्ट्रेट लॉन्ग चेन एंड दिस इज ब्रांच चेन। एक स्ट्रेट लॉन्ग चेन है और एक ब्रांच चेन है। तो पेरेंटल चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफर कर रहे हैं। देयर इज डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंटल चेन, देयर इज डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंटल चेन। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। तो ए और सी में कौन सा आइसोमेरिज्म आ गया, चेन आइसोमर्स है ए और सी, ए एंड सी आर चेन आइसोमर्स। तो ए और सी में चेन आइसोमेरिज्म है। क्लियर, तो ए एंड सी आर नॉट मेटामर्स, नॉट पोजीशन, बट शो द चेन आइसोमेरिज्म। अब बात कर लेते हैं जरा बी और सी की, बी और सी की। तो स्ट्रक्चर बी एंड सी, स्ट्रक्चर बी एंड सी, बी और सी। अल्काइल ग्रुप दोनों में डिफर कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप के सराउंडिंग दोनों का अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। तो मेटामर्स हैं, मेटामर्स आर मेटामर्स, ओके, मेटामर्स तो हैं। और उसके साथ साथ अगेन पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है, 1 2 3 एंड 1 2। तो पोजीशन आइसोमर्स ऑल्सो, पोजीशन आइसोमर्स भी हैं। एंड इसके बाद देखो एक 5 कार्बन का पेरेंटल चेन, एक 4 कार्बन का पेरेंटल चेन। तो पेरेंटल चेन भी डिफरेंट है, मतलब ऑल्सो चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स भी है ये, चेन आइसोमर्स, ओके। तो ऑल द 3 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज देयर। देयर इज मेटामेरिज्म, देयर इज पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड देयर इज चेन आइसोमेरिज्म। 3 पेंटानॉन और 3 मिथाइल 2 ब्यूटानॉन। तो इसमें मेटामेरिज्म भी है, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है, क्योंकि पोजीशन डिफर कर रही है। 3 पेंटानॉन और 3 मिथाइल 2 ब्यूटानॉन, तो पोजीशन भी है और चेन भी है। तो ऑल द 3 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज देयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन, है ना। ये कीटोन का स्ट्रक्चर जहां पे तीनों टाइप के आइसोमेरिज्म जस्टिफाई हुई बी और सी में। तो इस तरीके से इसको चेक करना भी सीखना है ना। अब बात करते हैं अगले कंपाउंड पर। एक और कंपाउंड देखते हैं जहां पे हमको मेटामेरिज्म मिल सकती है, वो कंपाउंड है अमाइंस का, है ना। जैसे हमने कहा C4H11, C4H11N, C4H11N। तो क्या से लिख सकते हैं, C2H5NH, C2H5 डाईइथाइलामाइन, डाईइथाइलामाइन। और दूसरा कैसे लिख सकते हैं, CH3NH, C3H7। ठीक है, तो N इथाइल इथेनामाइन और N मिथाइल प्रोपेनामाइन, N मिथाइल प्रोपेनामाइन। तो बोथ आर मेटामर्स, ओके। डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर देयर विच सराउंड द सेम फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर भी आपको मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा, अमाइंस भी मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टॉटोमेरिज्म के बारे में, और टॉटोमेरिज्म के बाद फिर स्टीरियो शुरू करेंगे, साथ में कंबाइन कर देंगे उसको। ठीक है, ओके कमांडोज, थैंक यू।